So in today's class, in last session we discussed about Roman Republic, and today we are going to study about Roman Empire, in which we'll begin from Augustus age or the age of Augustus. आज की कहानी शुरू होती है ऑगस्टस एज से, यानी ऑगस्टस का समय कब से शुरू होता है और उन्होंने क्या क्या किया। इसके पहले हम लोगों ने जूलियस सीजर के बारे में पढ़ा था, जूलियस सीजर ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे। तो ऑगस्टस का रूल शुरू होता है 27 बीसीई में, ठीक है। हालांकि ये इतना लंबा नहीं दिया, 27 बीसीई से शुरू होता है और 14 बीसीई तक ये जिंदा रहता है, बस 14 बीसीई के बाद फिर दूसरा रूलर बन जाता है। लेकिन 27 बीसीई से लेके 14 बीसीई तक जो भी समय रहा है इसके पास, उसमें इसने बड़े सारे महत्वपूर्ण काम किए थे। और सबसे खास बात कि इसने एक ऐसी परंपरा शुरू कर दी थी जो आगे चल करके लगभग 180 एडी तक चली, यानी 207 इयर्स, लगभग 200 साल। फॉर 200 इयर्स इसकी चलाई हुई परंपरा अनवरत चलती रहती है। मतलब ऑगस्टस ने जो सिस्टम शुरू किया, जो चीजें इसने करी, उसकी वजह से 207 सालों तक रोम में ना कभी सिविल वॉर हुआ, ना कोई बहुत बड़ा अपहेवल हुआ, ना कोई बाहर का अटैक हुआ। पूरी तरह से रोम प्रॉस्पेरिटी और शांति के साथ जीता रहा, ठीक है। ये कमाल है ऑगस्टस का कि उसका बनाया हुआ गवर्नमेंट इतना टिकाऊ, इतना फूल प्रूफ था कि वो आगे चल करके 200 वर्षों तक रोम में शांति रही, प्रॉस्पेरिटी रही, प्रोग्रेस रहा। और इस पूरे पीरियड को कहते हैं पैक्स रोमना। क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद कर लो इसको। कहते हैं पैक्स रोमना, यानी रोमन पीस या पीस पीरियड ऑफ रोमन एम्पायर। कब से कब तक रहा है? 27 बीसीई से लेके 180 एडी तक, ठीक। टोटल इयर्स 207 इयर्स। इसमें बहुत थोड़ी मात्रा में कभी ट्राइबल ग्रुप्स होते थे जो बॉर्डर वगैरह पे रहते थे, वही लड़ाई करते थे। इसके अलावा पूरे देश में पूरी शांति और प्रोग्रेस रहा है, ठीक है। रोमन एम्पायर इंक्लूडेड मोर देन 3 मिलियन स्क्वायर माइल्स। 3 मिलियन स्क्वायर माइल्स या इससे ज्यादा का पूरा एरिया हुआ करता था रोमन एम्पायर का। और पॉपुलेशन तो जबरदस्त, 60 to 80 मिलियन पीपल थे, ठीक है। 1 मिलियन से तो ऊपर लोग खाली रोम में रहते थे, जो कि बहुत छोटी सी सिटी थी। उसके बाद यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो काफी साउंड गवर्नमेंट थी। आइए देखते हैं कि इनकी गवर्नमेंट की क्या विशेषताएं थी। जाहिर सी बात है कि रोमन्स हेल्ड देयर वास्ट एम्पायर टुगेदर in part through efficient government and able rulers. ऑगस्टस उसको माना जाता है रोम का एबलेस्ट एम्परर, सबसे काबिल सम्राट हुआ करता था। इसने पहला काम तो ये किया, इसने स्टेबलाइज किया फ्रंटियर को, मतलब जो सीमावर्ती क्षेत्र थे वो इसने फिक्स कर दिया। नहीं तो रोम की बाउंड्री क्या होती थी, हमेशा घटती बढ़ती रहती थी, कभी जीत लिया कभी हार गए, ऐसे नहीं। इसने फिक्स किया हमारी यहां तक है, बस यहीं तक है, सेना लगा दो यहां तक। इसने रोम को बहुत ग्लोरीफाई किया, इतनी बिल्डिंग बनवाए, इतनी सड़कें बनवाई इसने कि दुनिया में रोम का नाम होने लगा। अच्छा, आप जानते हो प्रोग्रेस का सबसे बड़ा जरिया क्या होता है? किसी भी देश की उन्नति में सबसे बड़ा, सबसे अहम योगदान किसका होता है? मटेरियल प्रोग्रेस की अगर हम बात करें, देश अमीर बने, आपका ज्यादातर लोगों को रोजगार मिले, ज्यादातर लोग अमीर हों, सब खुशहाल हों। जाहिर सी बात है बिना अमीरी के, बिना प्रॉस्पेरिटी के खुशहाली ना आ नहीं सकती। तो खुशहाल करने के लिए देश की सरकार को क्या करना चाहिए? खुशहाली किस चीज से आती है? चलो अपना अपना तर्क बताओ फटाफट, फिर मैं बताता हूं आपको। लेट्स हैव योर गेस फर्स्ट। सर एम्प्लॉयमेंट। चलो कृति ने बताया एनवायरनमेंट, और अरमान अली बताओ। सर एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बेटर डेवलपमेंट। क्या डेवलपमेंट बेटा?
दिशा आपने क्या कहा? बेटर डेवलपमेंट। नहीं, बेटर डेवलपमेंट तो मैं समझ नहीं पाया। जैसे मतलब बेटर मतलब क्या? वो तो होगा ही, उसी तो करना है। उसके लिए गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? किस चीज पे फोकस करेगी डेवलपमेंट बेटर होगा? सारे लोग थक गए मुझे लग रहा है, अब आइडिया नहीं निकल रहा है आप लोगों का। चलो मैं बताता हूं, वो है सड़कें, रोड्स। अब आप सोचोगे कि वाह, क्या सड़कों से डेवलपमेंट आता है? हाँ, सड़कों से ये सिर्फ से हम, ट्रेड हो हाँ हम तो आप नहीं डेवलपमेंट। आते, बिल्कुल सिर्फ सड़कों से हम ही आप नहीं आते, सड़कों से डेवलपमेंट भी आता है। अब अगर कोई पूछे कि नहीं, ये अभी जो हमारी सरकार है, मोदी गवर्नमेंट, वो आप देखो हर जगह पे सड़कों को बनवा रही है, और बड़े काम कोई बहुत बड़े वाले नहीं कर रही है, लेकिन सड़क हर जगह बन रहे हैं। फ्लाईओवर डाले जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, रिंग रोड्स बनाए जा रहे हैं, सिर्फ सड़कों पे काम हो रहा है। बाकी चीजें तो अपनी जगह है, हर जगह पे कोविड ने बहुत अफेक्ट किया है, लेकिन सड़कें खूब बनी है इस टाइम पीरियड में, जो भी 8-10 साल का रहा है। पता है क्यों? और इसके पहले, फिर जब इसके पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट थी तो उसने सड़कों पे ही काम किया था। बाकी एम्प्लॉयमेंट पे बहुत अलग से जाकर के इन्होंने कोई चमत्कारी काम नहीं किया। अब आप सोचोगे क्या फिर गवर्नमेंट मूर्ख है, ऐसा क्यों कर रही है सड़कों पे? सड़कों पे काम करने के दो बहुत गजब के फायदे हैं। पहली बात तो ये कि सड़कों में काम करने वाले लोग जो ज्यादातर वो कॉमन मजदूर होते हैं, तो इतने सारे लोगों को एक साथ रोजगार मिल जाता है, जिनको आप किसी ऑफिस में जॉब नहीं मिलेगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं रोजगार कर लेंगे, लेकिन जो अनपढ़ हैं, जो मजदूर किस्म के हैं, जिन जो है डेली वेजेस वाले वर्कर हैं, उनको काम कौन देगा? अगर ढेर सारी सड़कें बनेंगी तो लाखों लाख लोग तो पहले इसी में एम्प्लॉयड हो जाएंगे। उनके पास चार पैसे आने लगेंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगेंगे, उनके बच्चे 10 साल 15 साल के बाद जाकर के अच्छी जॉब करने लगेंगे, खुद एम्प्लॉयड। एक काम तो ये हुआ कि सड़कों की वजह से बहुत सारे लोगों को तुरंत एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। दूसरा जो बड़ा फायदा होता है, सड़कों की वजह से सड़कों के अगल बगल की जमीन की कीमत तुरंत बढ़ जाती है। जहां पर सड़क नहीं था, जमीन का कीमत अगर वो जो है 20,000 50,000 का हुआ करता था, अब वो 25 लाख 30 लाख का हो गया। आप कहीं भी पता कर लो सड़कों के बगल की जमीन की कीमत क्या है। तो आप सोचो, एक सड़क के निकलने की वजह से एक आदमी जो आज तक वो 10,000 5,000 का आदमी हुआ करता था, वो 25 लाख 50 लाख का आदमी हो गया। यानी लखपति उसे सड़क बना गई। कितने लोगों को करोड़पति केवल सड़क बना गई। उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाई करी है। मान लो मेरी कोई थोड़ी सी जमीन है, 1 बीघे आधे बीघे की जमीन है, जो है 10 20 से 15 20 से की जमीन है, और मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी है, मैं भीख मांग के खा रहा हूं, लेकिन एक रिंग रोड मेरे सड़क के बगल से निकल गई, उसके बाद उसी जमीन की कीमत कई 50 लाख के आसपास हो गई, करोड़ों हो गई बल्कि यूं कहो, क्योंकि 20 लाख 15 लाख रुपए से नीचे 1 बिस्सा की जमीन नहीं है। 10 बिस्सा जमीन है आपके पास तो आप करोड़ों के मालिक हो गए। अब आप ठाट से खा सकते हो, होटल खोल सकते हो एक तो चाहो तो, जो भीख मांग के खा रहे थे। सोचो ये काम किसने किया? सड़क ने किया। तीसरा फायदा सड़क का, सड़क के किनारे किनारे स्वरोजगार बहुत चलते हैं। किसी ने दुकान खोल ली, किसी ने कुछ कर लिया। कितने सारे लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आ जाते हैं, रिक्शा वगैरह लेकर के आ जाते हैं। तो सोचो देश में जब सड़कें होंगी तो इन सड़कों की वजह से व्यापार बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो है इस तरह से लोग बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो सबसे गजब की बात ये थी कि इसने फ्रंटियर्स को सुरक्षित किया कि देश में हमला कोई नहीं होने पाएगा बाहर से। रोम में बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाई। रोम की चर्चा दूर दूर तक होती थी कि रोम से ज्यादा सुंदर बिल्डिंगें नहीं कहीं है। खास करके पब्लिक बिल्डिंग्स देखने के लिए लोग आते थे। और सड़कें खूब बनवाई, इतनी सड़कें की उतनी सड़कें थी नहीं। कहावत बन गई रोम के ऊपर कि ऑल रोड्स लीड टू रोम। जितनी सड़कें हैं सब रोम को जाती हैं। मतलब आप रोम में सड़कों का इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा जाल बिछाया गया कि आप किसी सड़क से चले आओ, सीधे पकड़ के चले जाओ, आप रोम पहुंच जाओगे। ये गजब की सड़कें बनी। ठीक है, उसके बाद उसने सिविल सर्विस शुरू करी। अभी तक सीनेट थे ना, याद है? सीनेट ही सारे मालिक होते थे। अगस्टस ने हटा दिया, ये सब बंद करो यार,
सिविल सर्वेंट्स लगाओ, आईएएस टाइप के ऑफिसर्स, मतलब आईएएस तो इंडिया में होते हैं ना, वहां पर इसी तरह के सर्वेंट्स आए जिनकी प्रॉपर परीक्षा होती थी और वो चयनित होकर के जाते थे, अब वो शासन करते थे। ये सबसे पहले रोम ने शुरू किया। अब आप सोचोगे इस परीक्षा का क्या फायदा होगा? परीक्षा का बहुत जबरदस्त फायदा होगा कि जो आप सिविल सर्वेंट्स चुने जाते थे वो पढ़े लिखे, ईमानदार और जो अच्छी कोशिशों वाले होते थे। सीनेट में तो लोग जो आते थे वो पैसे वाले थे, मतलब उनको खुद अकल बहुत नहीं होती थी, सिर्फ पैसे हैं इस वजह से हो गए। दैट इज ही पेड वर्कर्स टू मैनेज द गवर्नमेंट अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद उसने क्या किया, बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट्स थे इनका काम होता था टैक्स देखना, टैक्स का कलेक्शन। पोस्टल सिस्टम इसने बड़ा दुरुस्त कराया, डाकतार विभाग। सीनेट अभी भी काम करती थी, लेकिन सिविल सर्वेंट्स जो थे वो कॉमन पीपल से आते थे, प्लेबियन से आते थे, कभी कभी तो फार्मर और स्लेव से भी आते थे। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। अब केवल और केवल कुछ ठेकेदारों के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, बल्कि बहुत सारे लोगों के हाथ में आ गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑगस्टस की ये सारी कोशिशें बहुत काम की रही हैं। सो ऑगस्टस का एज ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। इसने इंटरनल स्ट्राइफ्स खत्म कराए, जो सदियों से मिलिट्री कंकेस्ट चल रहा था उसको इसने बंद किया, कराया। एक्सटर्नल वारफेयर एकदम खत्म हो गए पहले 2 सेंचुरीज में। तो कम से कम 27 बीसी से लेकर के 180 एडी तक के बीच का जो समय रहा है वो रोम के लिए पीस और प्रॉस्पेरिटी का ये एज रहा है, और ये लाने में ऑगस्टस का बड़ा योगदान था। सबको पता चल गया ऑगस्टस ने काम क्या किए थे? Yes, sir. कोई डाउट? अब लिख लोगे ना सब लोग? Yes, sir. हाँ, ओके, दैट्स गुड। आपके एनसीईआरटी की किताब में ऑगस्टस का नाम ही है, काम कोई नहीं है, लेकिन पूछा Yes, जाता sir. है उसको क्वेश्चन। जी जी, इसीलिए कह रहे हैं ना कि जो अपने मन से पढ़ाई वाली छोड़ करके जब टाइम से एकदम सर्च मारना शुरू कर दो। मुझे 2 मिनट लेट हो जाए वो चलेगा, आपको लेट नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, तो आओ फटाफट इसको भी देख ही लेते हैं। So empire was controlled and administered by with the help of urbanization. पूरे एम्पायर को अर्बन सेटलमेंट, अर्बन सेटअप के द्वारा चलाया जाता था। मतलब अलग अलग जगह पे टाउन्स होते थे और जो टाउन होते थे वही शासन करते थे बेसिकली। आप सोचो कि टाउन कैसे करेंगे? हर एक टाउन का, हर एक सिटी का एक मजिस्ट्रेट बनाया जाता था, ठीक है? वो सिविल सर्वेंट होता था, और वो जो सिविल सर्वेंट होता था उसे मजिस्ट्रेट कहते थे, कलेक्टर कहते थे। और वही मजिस्ट्रेट और कलेक्टर जो होता था वो पूरे टाउन का देखभाल करता था। सिर्फ टाउन का नहीं, उस टाउन के आसपास जितने गांव आते थे उन सब का वो देखभाल करता था। यानी जो मजिस्ट्रेट वाला सिस्टम है वो रोम ने शुरू किया, और ये इतना बढ़िया सिस्टम रहा कि आज तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। आज भी देखो हमारे यहाँ भी जो है अलग अलग इलाकों में को पहले तो जनपद, डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता है, और उस डिस्ट्रिक्ट में एक मजिस्ट्रेट रखा जाता है जो सिविल सर्वेंट होता है, आईएएस अधिकारी होता है, उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम। और वो डीएम सिर्फ अपने जो है जो जिस सिटी में रहता है उस सिटी का ही नहीं, उस सिटी के अंतर्गत आने वाले तमाम गांवों पर सारा काम करना, जो है सब चीजों को देखना। फिर चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो, वहां पे लड़ाई झगड़ा, मतलब हर एक तरह का पीस प्रॉस्पेरिटी, हर एक चीज को देखना वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है। तो ये जो मजिस्ट्रेट वाला सिस्टम है वो रोम ने शुरू किया था, और ऐसा सिस्टम जिसको पूरी दुनिया आज फॉलो करती है। टेरिटरीज वो ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्रोविंसेस, पूरे राज्य को प्रोविंस में बांटा जाता था, सब पर टैक्स लगाया जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट शहर हुआ करते थे जैसे कि कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक। ये इंपीरियल सिस्टम की फाउंडेशन थे, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा व्यापार होता था, सबसे ज्यादा पैसा आता था, ठीक है? उसके बाद it was through these cities that the government was able to collect taxes from provincial countryside. इन्हीं शहरों के माध्यम से टैक्स का कलेक्शन होता था। This shows that the local upper class was actively involved with the Roman state in administering their own territories and collecting taxes. Throughout the 2nd and 3rd century, the provincial upper classes provided experienced officers. इतना चिल्ला रहे हैं?
तो इस तरीके से अपर क्लास जो होता था वो बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स प्रोवाइड किया करता था, जिससे कि आर्मी का कमांड किया जा सके। ठीक है, धीरे धीरे करके जो न्यू एलीट कहते हैं, एलीट ग्रुप, वो रोम में आना शुरू हुआ। ये एलीट ग्रुप कौन से थे? ये कॉमन पीपल से थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद उनके पास पैसे हो जाते थे, और पैसे हो जाते थे तो वो एलीट बन जाते थे। मतलब ये खानदानी नोबल नहीं है, खानदानी एरिस्टोक्रेटिक नहीं है, ये कॉमन पीपल है जो कि अपनी काबिलियत से ऊपर उठे हुए हैं, बढ़े हुए हैं, ऐसे लोग आने लगे। अच्छा, एक चीज आप जानते ही हो, रोम में चूंकि ये जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम शुरू हुआ, और इसी वजह से रोम में ही एक दुर्गुण भी पैदा हुआ, वो था ब्राइब, वो था घूसखोरी। ठीक है, मैजिस्ट्रेट सिस्टम, डीएम वाला सिस्टम, सिविल सर्वेंट्स का सिस्टम, ये सारी चीजें रोम ने दी, जो बहुत अच्छी बात है। कॉमन पीपल को एडमिनिस्ट्रेशन में हक दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में इसने एक नई बीमारी भी पैदा कर दी, जिसको हम घूसखोरी कहते हैं, जिसको हम करप्शन कहते हैं। तो दुनिया को ये बीमारी भी रोम ने ही दी है। सबसे ज्यादा करप्ट वहीं पे होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि आप जो वहां के ऑफिसर्स बनाए जाते थे वो कॉमन पीपल होते थे, उनके पास बहुत पैसा पहले से नहीं होता था। तो जब वो अधिकारी बनते थे तो वो लालची हो जाते थे ज्यादातर उनमें से। उनको लगता था यार अब तो मौका मिला है लूटने का, अब मौका मिला है बड़ा बनने का, तो कमा लो जितना कमा सकते हो। हमारे बाप दादा वो झोपड़ियों में रहे हैं, बहुत गरीबी में रहे हैं, तो अब गरीबी दूर करने का मौका मिला है। तो लोग जो है सिविल सर्विसेज को शुरू में तो बड़ी ईमानदारी से करते थे, कम से कम 100-200 साल तक जो शुरुआती दौर था, लेकिन उसके बाद वो सब के सब घुसखोर होने लगे। उन्हें लगने लगा कि ये नौकरी कमाने का जरिया है, सेवक तो भाव ही खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें कि ज्यादातर जो सीनेट के लोग हुआ करते थे, जो अपर क्लास पेट्रिशियंस थे, वो भी टारगेट रखते थे कि आर्मी पे अपना कंट्रोल रखें, और सिविल सर्वेंट्स पे भी अपना कंट्रोल रखें। तो आर्मी पर अक्सर करके सीनेटर्स का कंट्रोल शुरू में था, बहुत दिनों तक था। एक एम्परर हुआ जिसका नाम था एम्परर गैलिनियस। उसने एक बड़ा फैसला लिया कि सीनेटर कोई भी जो होगा वो मिलिट्री कमांड नहीं करेगा, मतलब जो भी सीनेट के लोग हैं मिलिट्री पर से उनका हक पूरा खत्म। ये सबसे बड़ा फैसला था अपने जमाने का। ऐसा कर देने की वजह से क्या हुआ, एम्परर ज्यादा ताकतवर हो गया। वरना सीनेटर्स जो थे वो अक्सर करके कमांडर भी होते थे, और कमांडर होने की वजह से वो आर्मी पर अपना नियंत्रण रखते थे, और आर्मी का सहारा लेकर के वो कभी कभी एम्परर को नुकसान भी पहुंचाते थे। तो गैलिनियस का ये फैसला बहुत काम का रहा। He did this in order to prevent control of the empire from falling into their hands. वो नहीं चाहता था कि देश का शासन चला जाए इन लोगों के हाथों में, खास करके सेनेटर्स के। So this is for today, and we'll study further about Roman city, advantages of city, and all third century crisis in tomorrow's class. Okay? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।